हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीडीपी एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये 17 सीरीज होगी दोस्तों इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर करेंगे दोस्तों, जो इसमें कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में दोस्त नए हों तो हमारे दोस्तों को चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आइए दोस्त 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक 5 वर्षीय बच्ची है दोस्तों जो नसीमा नाम की है। वह चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा रही है दोस्तों, कोई चिकनी मिट्टी है और उसमें वो गोला बना है, उसको दबा रही है तो एक सांप के रूप में वह परिवर्तित हो रहा है गोला, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच को दोस्तों पीछे कौन सा तर्क है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन ए में है, क्या इसमें जीववाद है? ऑप्शन बी में क्या इसमें केंद्रिता है? या दोस्तों ऑप्शन सी में परिकल्पित निगमनात्मक है? या दोस्तों ऑप्शन डी संक्रामक परिणाम निकालना होगा। बताएं दोस्तों, जो इसका उत्तर होगा तो क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? केंद्रीयता होगी। क्या होगी दोस्तों? केंद्रीयता होगी। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। दोस्तों जो सतत और समग्र मूल्यांकन हमारा होता है दोस्तों, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना है। या ऑप्शन बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना है। या ऑप्शन सी, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना है। या ऑप्शन डी, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना है। बताइए दोस्तों, जो सतत और समग्र मूल्यांकन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होंगे? बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। क्या होगा दोस्तों? छात्रों को आंकना और उन्हें पाठ्यक्रम जो होना दोस्तों उनका होना चाहिए वह शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित, किसके अनुसार? छात्र के अनुसार। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? दोस्तों अधिगम की कौन सी दशा है दोस्तों जो विद्यालय में सबसे अधिक बल देती है? ऑप्शन ए में है, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना। या ऑप्शन डी, दूसरों को निष्क्रिय अनुसरण करना। या ऑप्शन डी, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा क्या होगा? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना। दोस्तों क्या होगा? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना होगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन ए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना से बचना चाहिए। या ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए।
या ऑप्शन सी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, या दोस्तों आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना चाहिए। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा 304 का। बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों क्या करना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों इससे हमें बचना था दोस्तों। क्या होगा? बचना था। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जिनमें बच्चों के अधिगम के लिए अवरोध उत्पन्न करता होगा। दोस्तों क्या उत्पन्न करता होगा? अवरोध या बाधा उत्पन्न करता होगा। जैसे ऑप्शन ए में है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये तो दोस्तों सही बात लग रही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। दोस्तों ये हो सकता है दोस्तों हमारा आंसर। आइए अगला देखते हैं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। ये भी है, सही है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? अधिगमकर्ताओं को डांट के भय से बिना त्रुटियों करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध या बाधा उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी होगा दोस्तों, जो अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। दोस्तों अधिगम तो दोस्तों अधिगम में त्रुटियां तो होती हैं और त्रुटियों से ही बच्चे दोस्तों सीखते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम त्रुटियां नहीं करेंगे तो दोस्तों हम सीखेंगे भी नहीं। तो यही ऑप्शन दोस्तों हमारा उत्तर में होगा, यही हमारा अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो 2 से 6 वर्ष की अवधि है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था कहते हैं, प्रारंभिक बचपन कहते हैं, या ऑप्शन सी मध्य बचपन कहते हैं, या ऑप्शन डी किशोरावस्था कहते हैं। बताएं दोस्त इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्त इसका आंसर? तो दोस्त जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसको हम प्रारंभिक बचपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रारंभिक बचपन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 307। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे दोस्तों एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे को क्या करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए में है निष्क्रिय नकलची के रूप में देखा जाता है। क्या दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को नकलची बनाया जाएगा? नहीं दोस्तों। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, हो सकता है। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं। ये तो भी दोस्तों नहीं लग रहा कि ये भी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी है केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा बताएं आप सभी लोग। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो बच्चे होते हैं दोस्तों वह ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। कब दोस्तों? बाल केंद्रित कक्षा में। दोस्तों कब दोस्तों? एक बाल केंद्रित कक्षा में दोस्तों बच्चे ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? क्या ऑप्शन ए विस्मरण होगा, या ऑप्शन बी अनुकृति होगा, या ऑप्शन सी अभिसंज्ञान होगा, या ऑप्शन डी रट कर याद करना होगा। बताएं दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। बताएं दोस्त क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अभिसंज्ञान होगा। क्या होगा दोस्तों? अभिसंज्ञान होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में विविध आवश्यकताओं वाली दोस्तों यानी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाली
कक्षा में दोस्तों शिक्षक को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं चाहिए। ऑप्शन ए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, या संचार और अभिव्यक्ति होना चाहिए, या सूचना का दृष्टिकोण होना चाहिए, या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता होना चाहिए। जो दोस्तों शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, मतलब विभिन्न आवश्यकता वाले स्टूडेंटों के बीच में दोस्तों शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए, क्या उपलब्धता विकल्प। तो विकल्प बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। यानी शिक्षक ही दोस्तों अगर रूढ़िवादी हो जाएगा शिक्षार्थी के बारे में तो बच्चा आगे क्या सीखेगा, ठीक है ना, ये है आंसर। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हो। ऑप्शन में क्या, अस्पष्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, या ऑप्शन सी अत्यंत जटिल, या ऑप्शन डी अर्थहीन। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएं दोस्तों। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। दोस्तों अब बताना है कि पाढ़ क्या होता है दोस्तों, क्या बताना है दोस्तों, पाढ़। ऑप्शन ए में है सवालों के जवाब बताना होता है पाढ़, या संकेत एवं इशारे देना होता है पाढ़, या भौतिक पुरस्कार देना होता है पाढ़, या उद्घोष प्रक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना होता है। बताइए दोस्तों पाढ़ क्या होता है, इसके फोल्डिंग, क्या दोस्तों इसके फोल्डिंग पाढ़, यानी क्या होगा दोस्तों पाढ़। तो दोस्तों जो पाढ़ होता है वह संकेत देना या इशारे देना होता है। क्या होता है दोस्तों, संकेत देना या इशारे देना होता है, ठीक है ना, सहायता करना, ठीक है ना। कोई बच्चा कहीं पे रुक रहा है दोस्तों तो उसको संकेत देकर आगे बढ़ा देना, यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह पाढ़ कहलाता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी कक्ष है, या ऑप्शन बी सामाजिक संरचनावादी कक्ष है, या ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित कक्ष है, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्ष है। बताएं दोस्त जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताइए दोस्त क्या होगा दोस्त इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक संरचनावादी कक्ष होगा। कैसा होगा दोस्तों, सामाजिक संरचनावादी कक्ष होगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 313, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने प्रभावी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, ऑप्शन बी विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ऑप्शन सी बहुत लंबे बारंबार दंत कार्य दें, या ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। बताएं दोस्त जो इसका आंसर होगा क्या होगा। आप सभी लोग दोस्तों आंसर देने का जरूर प्रयास करें। बताइए दोस्त क्या होगा दोस्त। तो जो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कोई विकल्प प्रदान करें। क्या होगा दोस्तों, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। क्या करें, कई विकल्प प्रदान करें, ठीक है ना। आइए दोस्तों
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। दोस्तों हम ऐसे पाठ्य का निर्माण करें या ऐसी पुस्तकों का निर्माण करें या ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिससे दोस्तों बच्चे जो है प्रगति की ओर बढ़े, ना कि उनमें विफलता आए। ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है जो उनकी सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें, या ऑप्शन बी जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो, क्या ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन सी जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, क्या ये होगा, या जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़े। बताइए दोस्त। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो उनके सामाजिक संबंध से संदर्भ से जुड़ा हो। दोस्तों हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है दोस्तों बच्चों के लिए जो उनके सामाजिक संदर्भ रोजमर्रा की वस्तुओं से और रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ा हो। ऐसे हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्त, क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है। कलन विधि कहा जाता है, स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है, स्मृति सहायक विधि कहा जाता है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है दोस्तों, कलन विधि कहा जाता है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। आइए, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ते हैं तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन डी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी कौन सी अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देते हैं प्रतीकात्मक खेल। आइए दोस्त, क्वेश्चन है 1317, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन ए गतिशील कक्षा कक्ष है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष है, ऑप्शन सी व्यवहारवादी कक्षा कक्ष है, या ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष है। बताएं दोस्त जो आंसर होगा इसका क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गतिशील कक्षा कक्ष। कैसा होना चाहिए दोस्तों, कक्षा कक्ष का निर्माण गतिशील होना चाहिए। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। किसके लिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सहायक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना हो, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर हो, या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित आवास, या ऑप्शन डी सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा उत्तर दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों की सहायता के अनुसार उचित आवास हो। कैसा हो दोस्तों, विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुसार उचित आवास हो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। नए ज्ञान के निर्माण का आधार। ऑप्शन ए जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, ऑप्शन बी जो उनके लिए स्पष्ट और अप्रासंगिक हो, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात हो, जो उनके लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, बताएं दोस्त क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा, जो पहले
जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता हो दोस्तों। ऑप्शन ए होगा उत्तर इसका, ठीक है ना दोस्त। जो भी दोस्त हमारे इस चैनल में अभी नए हो दोस्त, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किसके लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा उन्मुख लक्ष्य है, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य है, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। कैसा है दोस्तों? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसो पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। दोस्तों एक शिक्षिका है वह किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह बच्ची को जिगसो पहेली बनाने में मदद करती है? दोस्तों इशारे व संकेत क्या कहलाते हैं हमको ये बताना है। अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में बताया है दोस्तों कि इशारे और संकेत क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो इशारे और संकेत हैं वो क्या कहलाते हैं, अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में बताया है दोस्तों, पाड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी पाड़ कहलाते हैं। इशारे और संकेत क्या कहलाते हैं दोस्तों? पाड़ कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य की पहचान बताना है दोस्तों। ऑप्शन बी और डी के रूप में लिखना, ऑप्शन बी को डी के रूप में लिखना, और 21 को 12 लिखना, ठीक है ना। और कम ध्यान, ऑप्शन बी में कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां। ऑप्शन सी बार बार स्वभाव बदलना। ऑप्शन डी अपमानजनक व्यवहार करना। क्या होगा दोस्तों? जो पठन वैकल्य की पहचान है, यानी पठन वैकल्य के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो दोस्तों जो जिन बच्चों में पठन वैकल्य होता है दोस्तों वह बी को डी समझते हैं, और 21 को 12 लिखते हैं या 12 को 21 लिखते हैं दोस्तों। तो उनके पास कौन सा लक्षण है दोस्तों? उनके पास पठन वैकल्य लक्षण है, ठीक है ना, डिसलेक्सिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। ऑप्शन बी ऐसी परिस्थितियों बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हों। ऑप्शन सी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएं सभी लोग। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। क्या होगा दोस्तों? भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? दोस्तों जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों, तो उनमें किस अवस्था में बच्चे दोस्तों संरक्षण अवस्था कर पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं? क्या संवेदिक पेशीय अवस्था है? ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, बताएं सभी लोग क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के
किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग का दोस्तों, लॉरेंस कोहल द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है दोस्तों और क्या गलत है। ऑप्शन ए में आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास है। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है। ऑप्शन सी अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, आधिकारिक और सामाजिक क्रम व्यवस्था में अभिविन्यास होगा। क्या होगा? आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है ना। आए दोस्त, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। ऑप्शन बी बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। या ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। या ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। बताएं दोस्त जो इसका उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। क्या करना? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। 3 to 7 अगला क्वेश्चन है दोस्तों 327 क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है दोस्तों? आर्थिक रूप से जो दोस्तों कमजोर बच्चे हैं या कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनके शिक्षा के संबंध जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उसमें खंड 12 का है दोस्तों। उसमें क्या है हमको ये बताना है। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, निजी विद्यालयों में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान या उनके लिए अलग से विद्यालय। क्या है खंड 12 में दोस्तों? हमको ये बताना है। तो दोस्तों क्या है खंड 12 में? खंड 12 में दोस्तों ऑप्शन बी यानी निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। क्या होगा दोस्तों? निजी विद्यालय जो भी होंगे दोस्तों उनमें भी कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? ऑप्शन ए संकल्पना मानचित्र से बचना चाहिए। ऑप्शन बी खोजी अधिगम से बचना चाहिए। ऑप्शन सी सहज अनुमान लगाना चाहिए। या ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल करना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल। क्या कह रहा है? सुसाध्य विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए दोस्तों? तो वह रणनीति दोस्तों निष्क्रिय नकल, रट्टा मारना। इससे शिक्षक को क्या होना चाहिए दोस्तों? बचना चाहिए। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों एवं सरल अनुप्रयोगों से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? ऑप्शन ए समावेशन के, ऑप्शन बी भ्रांतियां, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी रटकर याद करना। क्या होगा दोस्तों इस उत्तर? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा बताएं सभी लोग। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, समस्या समाधान होगा। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन सी होगा, समस्या समाधान होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। आनव नाम का लड़का है दोस्तों जो 3 वर्ष का है और 3 अंकों की
संख्या को जोड़ने में अकेले संघर्ष कर रहा है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है दोस्तों। और उसमें शिक्षिका यानी टीचर भी उनका उसकी सहायता कर दिया तो वह सक्षम हो गया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है, पुनर्बलन दर्शाता है, परिपक्वता दर्शाता है, या प्रतीकवाद का दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो दोस्तों यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। दोस्त जो भी अभी तक हमारे चैनल में नए हों तो दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसा ही हमारा अगला वीडियो पड़े आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अपनों का ख्याल रखें।